हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के बारे में एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्ट टाइटल ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952? तो जो शॉर्ट टाइटल है वो यही है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1952। Who to which geographical extent does the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 apply? तो ये जो प्रोविडेंट फंड एक्ट है वो उसके मतलब जोग्राफिकल किस किस क्षेत्र पे लागू होता है? तो ये पूरा हमारे पूरे भारत पे लागू होता है, एंटायर इंडिया पे ये एक्ट लागू होता है। तो सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 बोलता है कि एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, इट एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब सारे स्टेट्स और जितने भी यूनियन टेरिटरीज है सब पे ये लागू होगा। द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट अप्लाइज टू विच एस्टेब्लिशमेंट? अभी पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोविडेंट फंड है एक्ट है वो कौन कौन से एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो कौन कौन से प्रतिष्ठान है उस पर लागू होता है। ठीक है, तो ये जो एक्ट है ये लागू होता है एवरी फैक्ट्री इंगेज इन इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 एंड एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन। तो ये ध्यान रखिएगा कि शेड्यूल 1 में जो इंडस्ट्री स्पेसिफाई की है और एम्प्लॉय जहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा है वहाँ पर ये प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल होगा। सेक्शन एज पर सेक्शन 1 सब सेक्शन 3A बोलता है दिस एक्ट अप्लाइज टू एवरी फैक्ट्री इंगेज इन एन इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, जो शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड है, और एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन, जिसने 20 या 20 से ज़्यादा पर्सन को एम्प्लॉय कर रखा है वहाँ पर ये लागू होगा। तो किस सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अप्लाई द एम्प्लॉयज Provident Fund Act to establishment with fewer than 20 employees after providing how much notice? मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान पर अगर ये अधिनियम लागू करती है तो उसको पहले कितने दिन की पहले सूचना देनी होगी? मतलब एक्ट में तो डायरेक्टली बोला है कि 20 या 20 से ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉय हो, लेकिन अगर 20 से कम एम्प्लॉय हैं और उस पर भी एक्ट लागू करना है तो वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नोटिस देगी। तो कितने दिन पहले नोटिस देना है? तो नोटिस जो दिया जाएगा वो जो होगा 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। तो सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 का प्रोवाइजो ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अप्लाई द एक्ट टू एस्टेब्लिशमेंट विथ फ्यूअर देन 20 एम्प्लॉयज बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट आफ्टर गिविंग एटलीस्ट 2 मंथ्स नोटिस। 2 महीने का नोटिस देने के बाद ये अप्लाई कर सकता है किसी भी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे 20 से कम एम्प्लॉय हैं। Once an establishment comes under the Employees Provident Fund Act, will it continue to be governed by it even if the number of employee falls below 20? अब यहाँ बोला गया है कि अगर एक जैसे 20 या 20 से ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉय थे तो ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया है ना। अब मान लीजिए ये एप्लीकेबल हो गया और उसके बाद अब वहाँ पे 20 या 20 से कम एम्प्लॉय हो गए, मतलब 20 से कम एम्प्लॉय हो गए, तो क्या ये फिर भी लागू होगा? तो ये फिर भी लागू होगा, बस एक बार इसमें को उस क्राइटेरिया पे आ जाता है, उसके बाद ये एलिजिबल हो जाता है। एज पर सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 एन एस्टेब्लिशमेंट शेल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय दिस एक्ट इवन इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय फॉल्स बिलो 20 से कम होने के बावजूद भी ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एक्ट हु इज कंसिडर्ड एन एम्प्लॉयर इन द फैक्ट्री? फैक्ट्री में एम्प्लॉयर कौन कंसिडर किया जाएगा? तो ऑनर, ऑक्यूपायर, एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजर अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948। ठीक है, तो ये लोग जो हैं ये क्या कहलाएंगे? एम्प्लॉयर कहे जाएंगे। तो सेक्शन 2 क्लॉज ई में इसको डिफाइन किया गया है कि एम्प्लॉयर में कौन कौन इंक्लूड है। ऑनर, ऑक्यूपायर ऑफ द
फैक्ट्री एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और मैनेजर जो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1F ऑफ द फैक्ट्री एक्ट में डिफाइन किया गया है। Who is considered an employer in establishment other than factories? फैक्ट्रीज के अलावा जो एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर एम्प्लॉयर किसको कंसिडर किया जाएगा? तो द पर्सन और अथॉरिटी विथ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द एस्टेब्लिशमेंट। तो उस पूरे एस्टेब्लिशमेंट पर उस व्यक्ति का या उस अथॉरिटी का अगर पूर्ण नियंत्रण हो तो वो भी एम्प्लॉयर कहा जाएगा। सेक्शन 2E क्लॉज 2 बोलता है कि एम्प्लॉयर इफ नॉन फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट। हम 1 वाला क्लॉज बोलता है फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, ये नॉन फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट है, तो वहाँ पर कौन एम्प्लॉयर होगा? तो वहाँ पे वो पर्सन जिसके एस्टेब्लिशमेंट पर कंट्रोल हो पूरा, है ना, अल्टीमेट कंट्रोल उसी अथॉरिटी या पर्सन का हो। इफ द कंट्रोल इज गिवन टू अ मैनेजर, अगर किसी मैनेजर को कंट्रोल दे दिया गया है, एमडी को दे दिया है, मैनेजिंग एजेंट को दे दिया, तो देन पर्सन जो वो दो पर्सन है दैट पर्सन वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्लॉज सेक्शन 2E सेकेंड क्लॉज में दिया गया है। हु इज कंसिडर एन एम्प्लॉई अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट। अब एम्प्लॉई किसको कहा गया है? तो एम्प्लॉई जो कहा गया है सेक्शन 2F में इसको डिफाइन किया गया है। तो एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस इन एनी वर्क मैनुअल और अदरवाइज। तो जो कोई भी व्यक्ति है जो शारीरिक या अन्य रूप से काम मजदूरी के लिए नियोजित किया गया है ना, एम्प्लॉयड किया गया है ना, वो पर्सन एम्प्लॉय होगा वेजेस के लिए। तो सेक्शन 2 सब clause F, an employee means any person employed for wages in any kind of work, whether manual or otherwise, in or in a connection with an establishment। मतलब establishment में वो भले ही शारीरिक रूप से वो काम कर रहा है या फिर कुछ अदर तरीके से अपनी सर्विसेज कैसे भी दे रहा है वो, लेकिन वो मतलब एनी काइंड ऑफ वर्क कर रहा है और उसको वेजेस मिल रहा है, वेजेस के लिए वो एम्प्लॉयड किया गया है। ठीक है, तो वो इसमें शामिल होगा। इसके अंतर्गत ऐसा पर्सन भी आ जाएगा जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया हुआ है। ठीक है, और अप्रेंटिस जो होते हैं जो ट्रेनी वगैरह टाइप के होते हैं, एक्सेप्ट दोज अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 19। ये जो इस एक्ट के तहत अप्रेंटिस आते हैं उनको छोड़कर जितने भी अप्रेंटिस होंगे वो इसमें शामिल हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन एम्प्लॉय अंडर दिस एक्ट। अब एम्प्लॉय किसको कंसिडर नहीं किया गया है? तो हमने अभी देखा था अप्रेंटिस एक्ट के अंतर्गत जो बताए गए थे। ठीक है, तो एन अप्रेंटिस एंगेज अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो सेक्शन 2F क्लॉज 2 में दिया गया था कि जो इस एक्ट के तहत अप्रेंटिस है, एंगेज्ड है, उसे तो वो एम्प्लॉय नहीं होंगे। लेकिन जो अप्रेंटिस है स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट आर इंक्लूडेड, तो उन्हें शामिल किया जाएगा। स्थायी आदेशों के तहत अगर नियोजित किया गया है तो वो हो सकते हैं। इफ अ कॉन्ट्रैक्टर हायर्स वर्कर फॉर एन एस्टेब्लिशमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट में कोई वर्कर हायर करके लाए गए हैं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर हायर करके लाता है वर्कर को एस्टेब्लिशमेंट में, तो यहाँ पे जो प्रोविडेंट फंड PF का कंट्रीब्यूशन देना है उसके लिए कौन लाइबल होगा? तो यहाँ एम्प्लॉयर जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वही यहाँ पे लाइबल पर्सन होगा। तो इवन इफ वर्कर आर हायर्ड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर their provident fund contribution is the responsibility of the principal employer। the principal employer ही उसका responsible person होगा। प्रोविडेंट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम जो है उसको लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो सेक्शन 5 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो ऑफिशियल गजट में से सूचना नोटिफिकेशन जारी करेगा और स्कीम को लागू कर सकता है। और पर्टिकुलर सभी कर्मचारियों के लिए या फिर किसी विशेष वर्ग के कर्मचारियों के लिए बनाई जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी एलिजिबल करें। तो EPF स्कीम के तहत फंड किसके अधीन होता है? तो उसका सेंट्रल बोर्ड के तहत होता है इसका फंड, है ना। तो ये जो कंट्रीब्यूशन फंड है ये सेंट्रल बोर्ड के तहत आ जाएगा। तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 1A के अनुसार ये स्कीम जो बनाए गए फंड का स्वामित्व और प्रबंधन के सेंट्रल बोर्ड के अधीन होता है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूट कहाँ होता है सेंट्रल बोर्ड?
5A के तहत वो बनाया जाएगा। और जो केंद्रीय बोर्ड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, मतलब सेंट्रल बोर्ड जो है ना, ये इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ईपीएफ खातों का संचालन करेगा, है ना। सारा ऑपरेशन कौन करेगा? ये ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो स्वामित्व होगा, ऑनरशिप होगी, वो बोर्ड के पास होगी। नेक्स्ट है ईपीएफ स्कीम में कौन सी बातें शामिल हो सकती है? तो वे सभी प्रावधान इसके अंतर्गत आएंगे जो शेड्यूल 2 में उल्लेखित है। तो इसमें सारे वो प्रावधान जो सेक्शन 5 सब सेक्शन 1B में बोला है, केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई स्कीम में वे सभी प्रावधान हो सकते हैं जो इस अधिनियम की अनुसूची 2 में उल्लेखित है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के अधिकार, योगदान, निकासी की शर्तें, मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा, दोनों के राइट्स होंगे इसमें, दोनों के मतलब निकालने की कैसी क्या शर्तें होगी, पेंशन के क्या बेनिफिट्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे क्या होंगे, इन सब के बारे में प्रावधान हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीएफ स्कीम के तहत बनाए गए फंड का प्रशासन कौन करता है? तो अभी हमने देखा था कि ये जो है सेंट्रल बोर्ड जो है वो ही इसका प्रशासन करती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन वो उसका नियंत्रण करती है, ठीक है। लेकिन मतलब वो लागू करती है उसको, उससे रिलेटेड काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो उसका स्वामित्व है वो सेंट्रल बोर्ड के पास ही होगा। और सेंट्रल बोर्ड सेक्शन 5A में गठित किया गया है। ईपीएफ स्कीम को किस प्रकार लागू किया जा सकता है? तो ये क्या प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली भी, मतलब अभी आज की डेट से भी लागू किया जा सकता है और पिछली डेट से भी, भूतलक्षी रूप से भी लागू किया जा सकता है। तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 में बोला है कि ये जो स्कीम है इसमें बनाए गए कोई भी प्रावधान है इसको दोनों ही प्रभाव से, आज से भी लागू किया जा सकता है, मतलब भविष्य से भी लागू किया जा सकता है, आज से भी लागू किया जाता है, और रेट्रोस्पेक्टिव रूप से, मतलब भविष्य से मतलब अभी लगेगा, जब वो एम्प्लॉयमेंट में आया है तभी से लगेगा, ऑलरेडी वो एम्प्लॉयमेंट में है तो उसको पास्ट उससे लगाया जाएगा, है ना। तो रेट्रोस्पेक्टिवली भी लगाया जा सकता है, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो किसी भी तरीके से पिछले मतलब पुराने दिनों से भी और आगे के दिनों से भी वो लागू कर सकती है। पूछा गया है कि जो ईपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना परसेंटेज होता है? तो वो 10% होता है, 10% होगा, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत धारा 6 के अनुसार नियोक्ता को अपने प्रत्येक कर्मचारी के लिए मूल वेतन, बेसिक वेजेस का, डीएनएस अलाउंसेस और रिटेनिंग भत्ता जो है उसका 10% योगदान देना अनिवार्य होता है। यदि केंद्र सरकार की किसी विशेष संस्थान या उद्योग के लिए अधिसूचना जारी करती है, अब जब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है या इंडस्ट्री के लिए अगर नोटिफिकेशन जारी कर रही है तो वहां पे 12% हो गया है, नहीं तो बेसिकली ये 10% है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफाई कर देती है तो वहाँ 12% होगा। अब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी 10% ही होगा, मतलब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसके इक्वल ही होता है, ठीक है। तो मतलब 10% होगा, तो सेक्शन 6 में ये बताया गया है, ठीक है। दो ये मेंशन जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सेक्शन 6 में बोला गया है, ठीक है। और इसमें भी अगर ये कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर एम्प्लॉयर को भी अगर 12% बोल रखा है तो इसमें भी 12% देना होगा। ईपीएफ एक्ट की धारा 9 के अनुसार कर्मचारी का योगदान नियोक्ता के योगदान के बराबर होता है। यदि नियोक्ता 10% योगदान देता है तो कर्मचारी भी 10% देगा। कर्मचारी यदि चाहे तो 10 से अधिक योगदान कर सकता है, लेकिन नियोक्ता को उससे अधिक देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब एम्प्लॉयर को तो 10 ही देना है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफाई करे तो 12% है, नहीं तो 10 देना है, और एम्प्लॉय चाहे तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा दे सकता है। नेक्स्ट है what does retaining allowances means under the EPF Act? तो रिटेनिंग अलाउंसेस का मतलब क्या है ये पूछा गया। तो ऐसा भत्ता जो कर्मचारी को संस्थान बंद होने के दौरान सेवाओं को बनाए रखने के लिए दिया जाता है, मतलब अलाउंसेस जो है वो दिए जा रहे हैं एम्प्लॉय को, अगर स्टेब्लिशमेंट जो है काम नहीं कर रहा है तो भी उसको दिया जा रहा है, तो उसको रिटेनिंग अलाउंसेस कहा जाता है। तो ईपीएफ एक्ट की धारा 6 में के एक्सप्लेनेशन में बोला गया है
2 में कि रिटेनिंग अलाउंसेस भत्ता है वह है जो किसी कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान के बंद होने की अवधि के दौरान कर्मचारी को उसकी सेवाएं बनाए रखने के लिए दिया जाता है। ईपीएफ योगदान की गणना किस वेतन संरचना वेजेस किस वेजेस स्ट्रक्चर पे आप ईपीएफ देते हैं, कंट्रीब्यूशन जो कैलकुलेट किया जाता है वो किस पे दिया जाता है। तो ये ना सैलरी, जो मूल वेतन बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंसेस और रिटेनिंग अलाउंसेस, इन सबको जोड़ के जो अमाउंट आएगा उस पर दिया जाता है। तो धारा 6 में ही इसके बारे में बोला है ना। और महंगाई भत्ता रिटेनिंग गणना पर आधारित होता है। अदर अलाउंसेस जैसे एचआर ट्रेवल इस गणना में शामिल नहीं होते हैं। यदि किसी कर्मचारी का ईपीएफ योगदान 10% से अधिक है तो क्या नियोक्ता को भी अपनी ओर से बढ़ा हुआ योगदान देना होता है? तो अभी हमने देखा था कि वहाँ उसको कंपेल नहीं कर सकते हैं। मतलब if an employee contribute more than 10% to EPF, if the is the employer required to match the increased contribution? तो यहाँ पे नहीं, मतलब जो no, the employer is only obligated to contribute up to 10%. so 10% तक देने के लिए उसको बोला जा सकता है, सेक्शन 6 के अंतर्गत बोला गया है। ठीक है। Which authority has the power to frame the employees pension scheme under section 6A of the EPF Act? तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 6A में पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को बनाने के का मतलब ये पावर किसके पास है? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड भी बना सकती है। द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम इज फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड सुपरएनुएशन, रिटायरमेंट, डिसेबलमेंट, विडोवर, चिल्ड्रन एंड ऑर्फन पेंशंस। तो ये जो स्कीम है ये इन सब के लिए लागू होती है। कर्मचारियों की पेंशन योजना केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से तैयार की जाती है। इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति, स्थायी विकलांगता, विधवा, विधुर, बच्चों और अनाथों के लिए पेंशन प्रदान करना है। ये 6A में दिया गया है। Under section 6A, which type of pension is not covered under the employees pension scheme? अब पेंशन स्कीम के तहत कौन से पेंशन का टाइप नहीं आता है? पार्शियल डिसेबलमेंट नहीं आता है। बाकी सुपरएनुएशन जो है ये है, बच्चों की है, विडो और विडोवर की है, लेकिन पार्शियल डिसेबलमेंट पेंशन नहीं दी गई है। मतलब डिसेबलमेंट के लिए तो दी गई है पर पार्शियल के लिए नहीं दी गई। नेक्स्ट है, what is the maximum percentage of the employer's contribution that goes to the pension fund under the employees pension scheme? मतलब जो पेंशन की जो योजना है वो उसमें जो एम्प्लॉय की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन जाएगा वो मैक्सिमम कितना जाएगा? तो ये 8.33% जाएगा। तो समझ में आया होगा कि मैक्सिमम परसेंटेज पूछा गया है एम्प्लॉयर का जो पेंशन फंड के अंतर्गत एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है उसके तहत पेंशन का कंट्रीब्यूशन जो करना। प्रोविडेंट फंड का कितना है? 10% है एम्प्लॉयर का, और पेंशन के लिए 8.33% है। Under section 6A subsection 2, a part of the employer's contribution from the employee provident fund is diverted to the pension fund. ठीक है, तो ये जो जाएगा ना वो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड का में से का जो डाइवर्ट कर दिया जाएगा पेंशन फंड में। दिस अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 8.33% ऑफ द एम्प्लॉइज बेसिक वेजेस, डीएनएस अलाउंसेस एंड रिटेनिंग अलाउंसेस, है ना। तो ये 8.5 जो 8.33% जो आएगा, मतलब एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है 10% दिया है तो उसी में से डाइवर्ट करके पेंशन में चले जाएगा, तो मैक्सिमम 8.33% जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। Which of the following will not contribute to the pension fund under the employee
पेंशन स्कीम। अब इसमें से कौन सा जो अमाउंट है वो पेंशन स्कीम में नहीं जाएगा, तो एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पेंशन फंड में नहीं जाता है। सेक्शन 6A सबसेक्शन 2 में बोला है कि पेंशन फंड इज फाइनेंस्ड बाय, मतलब पेंशन फंड में क्या क्या अमाउंट जाएगा। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो 8.33% है, बेसिक वेजेस, डीए और रिटेनिंग अलाउंसेस का। नेट असेट्स ऑफ द एम्प्लॉयज फैमिली पेंशन फंड, इससे जा सकता है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एज पर लॉ, अगर गवर्नमेंट अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर रही है तो ये सब पेंशन फंड में जाएगा, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगा, मतलब डायरेक्टली एम्प्लॉय नहीं कर सकता है, वो उसका जो अमाउंट जाएगा वो प्रोविडेंट फंड में जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द एग्जिस्टिंग फैमिली पेंशन स्कीम व्हेन द न्यू एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम इज एस्टेब्लिश। पूछा गया है कि अगर जो ऑलरेडी पेंशन फैमिली पेंशन स्कीम चल रही थी, है ना, तो उसका क्या होगा अगर स्टेब्लिशमेंट में नई एम्प्लॉय पेंशन स्कीम लागू कर दी जाती है। ठीक है, तो इट सीजेस टू ऑपरेट, तो ये जो एग्जिस्टिंग था वो खत्म हो जाएगा, एंड मर्ज इनटू द पेंशन फंड, ये बंद हो जाएगी और जो नई जो पेंशन आई है ना उसके साथ उसको मर्ज कर दिया जाएगा। सेक्शन 6A सबसेक्शन 3 में बोला है कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम इज स्टेब्लिश्ड, अगर नई वाली अगर स्कीम आती है तो एग्जिस्टिंग जो स्कीम है उसको खत्म कर दिया जाएगा। ऑल इट्स असेट्स लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू द न्यू पेंशन फंड, जितनी भी उसमें असेट्स लाइबिलिटी थी वो ट्रांसफर नए में हो जाएगी। द बेनिफिशियरीज ऑफ द सीज्ड स्कीम आर एंटाइटल्ड टू बेनिफिट दैट आर एट लीस्ट इक्वल टू व्हाट दे वर गेटिंग अंडर द ओल्ड स्कीम। तो जो ओल्ड स्कीम में जो उसको मिल रहा था बेनिफिट उतने इक्वली तो उसको बेनिफिशियरी को इसी स्कीम का जो बेनिफिशियरी है वो इंटाइटल हो जाएंगे, वो बेनिफिट तो जो कि पुराने में उसको जो मिल रहा था ओल्ड स्कीम में इतना तो उसे मिलेगा, पर मतलब पुराना जैसे जो सीज हो गया ना तो उसका क्या होगा कि वो उतना तो बेनिफिट मिलेगा जो उसको मिल रहा था सीज होने पर। नेक्स्ट है द एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम इज फ्रेम्ड बाय विच अथॉरिटी। तो ये जो कर्मचारियों की जमा लिंक बीमा योजना जो है वो कौन सी अथॉरिटी बनाती है, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट has the authority to frame the employees deposit linked insurance scheme by issuing a notification in the official gazette. It is the framed under section 6C of the EPF Act। तो प्रोविडेंट फंड का एक्ट का ही सेक्शन 6C में ये स्कीम बताई गई है। प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के को इंश्योरेंस बेनिफिट, लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड करता है ये स्कीम। What is the purpose of the employees deposit linked insurance schemes? का क्या पर्पज है, तो ये providing the life insurance benefit the employees। The EDLI scheme aims to provide life insurance benefit to employees working in establishment covered under the EPF Act, जिस पे भी EPF Act लग रहा है, जिस एस्टेब्लिशमेंट में उसके अंतर्गत जो काम करने वाले एम्प्लॉय है उनके लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट के लिए ये स्कीम प्रोवाइड की गई है। इफ एनी एम्प्लॉय डाइज ड्यूरिंग देयर सर्विस, उसके सर्विस के दौरान मर जाता है अगर एम्प्लॉय, देयर नॉमिनी और लीगल हायर रिसीव एन इंश्योरेंस अमाउंट अंडर दिस एक्ट, तो उसके नॉमिनी या फिर जो लीगल हायर होंगे उसको वो अमाउंट मिला जाएगा। नेक्स्ट है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू EDLI स्कीम। अब ये कौन देगा, तो ये भी एम्प्लॉयर है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, तो इसमें जो दिया जाएगा वो एम्प्लॉयर द्वारा अमाउंट दिया जाएगा। अंडर सेक्शन 6C the employer is responsible for contributing towards the employees deposit link insurance fund। employees do not have to contribute to this scheme, इसमें employee को नहीं करना होगा। the employer contribution cannot exceed 1% of the employees basic, तो ये 1% से ज्यादा का नहीं होगा। एम्प्लॉय की जो भी बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंसेस और रिटेनिंग अलाउंसेस है उसका 1% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा और सिर्फ एम्प्लॉयर को देना है, एम्प्लॉय को नहीं देना है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंसेस एंड रिटेनिंग अलाउंसेस दैट द एम्प्लॉय कैन कंट्रीब्यूट टू द EDLI फंड, तो 1%, हमने भी देखा ना।
हु एडमिनिस्टर्स द एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। अब इस स्कीम को कौन मतलब इसका प्रशासन करता है, तो इसका भी सेंट्रल बोर्ड जो होगी वो करेगी, तो द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना है सारा कामकाज तो ये करेगी, लेकिन सेंट्रल बोर्ड के साथ जो स्वामित्व है वो सेंट्रल बोर्ड का ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।